शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जान ही रहे हैं कि हम लोग एजुकेशन की चर्चा कर रहे हैं और यह चर्चा का क्रम इस समय लर्निंग की तरफ चला है, जिसमें आज का इस वीडियो का जो अंक है उसका टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के प्रकार। आपने पिछले दोनों वीडियो को देखने के बाद जाना कि अधिगम क्या है, वह व्यवहार का परिमार्जन है। तो यह व्यवहार का परिमार्जन कितने प्रकार का होता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स को जो क्लासिफिकेशन है आपके सामने मैं दो टाइप्स को जो क्लासिफिकेशन है उसको प्रस्तुत करूंगा। एक तो पहला है रॉबर्ट एम गेने द्वारा दिया गया 1965 में, जो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग है, उनकी पुस्तक है और बराबर पूछी भी जाती है परीक्षाओं में कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर एक की परीक्षा एजुकेशन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में 1965 में उन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। और ये अधिगम के 8 प्रकार में जब याद करने के लिए इसको निमोनिक्स कहा जाता है, इस तरह से मैंने तैयार किया है। एसएससी वीडीसी आरपी। एसएससी वीडीसी आरपी ये अधिगम के 8 प्रकार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जान लीजिए किस तरह से आप याद कर सकते हैं। एसएससी वीडीसी आरपी 8 प्रकार अधिगम के। एस फॉर सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग का मतलब होता है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम में जब प्राणी किसी संकेत के साथ जो अनुक्रिया करता है उसको सीख लेता है और उसी जैसे मिलते जुलते संकेतों के साथ भी वही अनुक्रिया करने लगता है। तो ये एक ढंग से यह कहा जाए तो ये टाइप एस कंडीशनिंग की तरह होता है, जो कि इवान पेस्टोव-रिच पावलोव के द्वारा जो दी गई थियरी थी कंडीशंस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी लर्निंग की, उसके जैसा है, इसीलिए इसको टाइप एस कंडीशनिंग आप कह सकते हैं। दूसरा यस होता है स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। पहला संकेत हो गया, संकेत का तात्पर्य आप जानेंगे कि संकेत पर क्या अनुक्रिया करेगा। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी टाइप आर कंडीशनिंग। उद्दीपक और अनुक्रिया का अधिगम ये टाइप आर लर्निंग है कहा जाता है, जो स्किनर के द्वारा दी गई है, जिसमें कि अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। आप जानते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थियरी थी लर्निंग की, वह BF स्किनर नामक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी अनुक्रिया जो होती है उसको स्वाभाविक तरीके से होने दीजिए। जब जिस अनुक्रिया को आप प्रबल करना है उसको पुनर्बलित कर दीजिए तो वह अनुक्रिया उसके होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने व्यवहार निर्माण की एक तकनीकी भी बनाई थी, जिसे विकसित की थी, जिसे शेपिंग यानी रूपण कहा जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रयोग करके कबूतर को 8 पर चलना, डांस करना सिखा दिया था। तो ये स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग यानी एक उद्दीपक के साथ एक अनुक्रिया का जुड़ जाना, ये SR लर्निंग हो जाती है। कोई भी उद्दीपक है, जैसे हरा सिग्नल देखने पर ड्राइवर का जो है गाड़ी तेज चलाना और लाल सिग्नल देखने पर गाड़ी को रोक देना, पीले सिग्नल को देखने पर जो ट्रेन है उसको स्लो चलाना। तो ये टाइप आर कंडीशनिंग SR स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग का है। तीसरा C फॉर चेन लर्निंग होता है। चेन लर्निंग का मतलब होता है यस या ESR का एक हमने कॉम्बिनेशन सीखा है। जैसे आपने सीखा माँ कौन है, तो माँ के साथ आपने अनुक्रिया सीखा हो, पिता के साथ अनुक्रिया सीखा, भाई के साथ, बहन के साथ, क्या कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, ये बचपन से ही हम SR की ये श्रृंखला है, ये चेन है। SR कोई भी व्यवहार कर रहे हैं तो इसको पेशी सीखना भी कहा जाता है, क्योंकि जो मोटर लर्निंग होती है, मोटर लर्निंग, पेशी लर्निंग, जैसे हाथ से पकड़ना, तो ये आपने जब पहली बार पेन पकड़ना सीखा था तो आपने उसको ऐसे पकड़ा होगा इस तरह से कि जिससे आपकी पकड़ में आए। तो फिर धीरे धीरे उसमें आपने पेशीय नियंत्रण को सीखा और मोटर लर्निंग को सीखते हुए आप उंगली के सहारे पेन को पकड़ना सीख गए। तो ये मोटर लर्निंग के अंतर्गत आता है। चेन लर्निंग यानी चेन लर्निंग का मतलब ये केवल मोटर लर्निंग ही नहीं है, इसमें और भी लर्निंग होती है, लेकिन बेसिकली आप इसको यही समझिए कि इसमें जो होता है ये श्रृंखलाएं होती हैं चेन लर्निंग में। चेन लर्निंग में जो श्रृंखलाएं होती हैं उसी के कारण इसे श्रृंखला अधिगम कहा जाता है। श्रृंखला अधिगम में आप वर्बल और मोटर दोनों लर्निंग देते हैं। ये मोटर लर्निंग के साथ वर्बल लर्निंग भी होता है। इसमें ऐसे शब्दों को आप देखते हैं तो शब्दों की भी श्रृंखलाएं आपने सीखा है कि पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, इस तरह से आपने शब्दों को सीखा है, एक एक करके वो श्रृंखलाएं बढ़ी हैं।
तो उस श्रृंखला वर्बल लर्निंग और मोटर लर्निंग दोनों प्रकार की ये चेन लर्निंग होती है। शब्दों का जो आपने क्रम सीखा वह वर्बल लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा। जो आपने चेन लर्निंग सीखा, मोटर लर्निंग सीखा जिसमें आप अनुक्रियाओं को करते हैं, तो मोटर लर्निंग हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है, चौथा प्रकार है एस के बाद वी फॉर वर्बल एसोसिएट लर्निंग। तो वर्बल एसोसिएट माने शब्द सहचर्य का अधिगम। जब आप शब्दों की श्रृंखलाएं सीखे थे, कमल इस तरह से आपने सीखा था, तो फिर कमल खिल गया इस तरह से जो शब्दों का उपयोग करना वर्बल एसोसिएशन के अंतर्गत आता है। जिसमें आपने पोएम और स्टोरी जैसे छोटे बच्चों को कहानियाँ ज़्यादा पसंद होती हैं। तो क्योंकि वे वर्बल एसोसिएट लर्निंग के दौर में होते हैं और वो कहानियों को अपने आप से जोड़ते जाते हैं कि वो अपने आप को उस पात्र के रूप में समझते हैं जो उनको अच्छा लगता है, और फिर वो दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं, जिससे वर्बल एसोसिएट लर्निंग होती है। शब्दों का साहचर्य करना, वो उपयोग करना सीख लेते हैं। अगली बात है डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जो पांचवा प्रकार अधिगम का है। यह विभेदन अधिगम है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का अंतर सीखना होता है। जैसे माता में और दूसरे महिला में अंतर सीखना बच्चे का, या फिर बकरी के बच्चे और कुत्ते में अंतर सीखना, ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है। इसके बाद सी फॉर होता है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग माने प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय का तात्पर्य क्या होता है? प्रत्यय का तात्पर्य किसी का स्पष्ट मानसिक प्रतिबिंब, किसी भी चीज़ का स्पष्ट मानसिक प्रतिबिंब आपके मन में बन जाए उसके गुण दोषों के आधार पर, तो आपके मन में प्रत्यय होता है। जैसे पिता कौन होता है, आप पिता के बारे में जानते हैं, लेकिन यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, आप पति या पत्नी कौन होता है ये पूछा जाए, तो ये आप सुनी सुनाई बातों पर बता सकते हैं। ये आप कंसेप्ट, इसको आपने डेवलप नहीं किया है, बस केवल आप जानते भर हैं। कंसेप्ट लर्निंग माने स्पष्ट मानसिक प्रतिबिंब तभी बनता है जब, जैसे मंगल ग्रह पर आपको जाना है, मंगल ग्रह कैसा है आपसे पूछा गया, तो क्या आप मंगल ग्रह पर गए हैं? नहीं गए हैं, तो अब मंगल ग्रह के बारे में आपका कोई कंसेप्ट नहीं है, आप नहीं बता सकते। इसके बाद रूल लर्निंग है और नियम अधिगम। नियम अधिगम सातवां अधिगम गेने ने बताया, रॉबर्ट एम गेने ने, कि दो प्रत्ययों के बीच के जो संबंध हैं उसको सीखना ही नियम अधिगम आता है। जैसे प्यास लगी है, तो प्यास का पानी से एक संबंध है, आप पानी खोजेंगे तो प्यास और पानी का जो नियम है, जो संबंध है, उस संबंध को आप जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप समझ लेंगे कि हाँ प्यास लगी है तो हमें पानी की ज़रूरत है। इसके बाद जो अंतिम और आठवां प्रकार रॉबर्ट एम गेने ने बताया वह था प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी समस्या समाधान अधिगम। ये नियम जो दो प्रत्ययों के मध्य के संबंध बने थे, उन संबंधों के आधार पर जब समस्या को हल करना आप सीख जाते हैं, तो यह समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। ये क्रम रॉबर्ट गेने ने बताया कि ये क्रम इसी क्रम में चलता है, एस फॉर एस, सी फॉर डी, बी, डी, सी, आर, पी, एक एक क्रम में ये चलता है। इस तरह से इसको कई बार आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आप दिखाना चाहें तो इस तरह से भी एस, एस, सी, बी, डी, सी, आर, पी, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तक जाएगा। एक सीधे मतलब निचला इसका सबसे छोटा अधिगम यस है, और ये एक साथ होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अवस्था में आप देखेंगे कि एसएससी बीडीसी आरपी घटित होता है, ये तुरंत होता है। बचपन से ही बच्चों के सामने भूख लगती है बच्चे को, तो वो समस्या समाधान तक तुरंत सीखता है। अब जिस अवस्था का है उस अवस्था के अनुसार वह अपनी समस्याओं का समाधान करता रहता है। उसकी लाल गेंद खो गई है बालक की, तो वहाँ भी वो एसएससी बीडीसी आरपी लगा करके ही पहुँचता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है, वो चाहे छोटा बालक हो, चाहे वयस्क हो, चाहे वृद्ध हो, वो एसएससी बीडीसी आरपी के आधार पर ही समस्या को समाधान करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक लाल गेंद छोटे बच्चे की खो गई है, तो वो यस फास्ट सिग्नल लर्निंग से वो अपने जितनी लाल जैसी मिलती गेंदों को खोजेगा, फिर स्टिमुलस रिस्पांस करेगा, उसको लाल जैसी गेंदों को उठाएगा, देखेगा क्या मेरी है, मेरी थी या नहीं है। चेन लर्निंग उस एएसआर को मिला करके अनुभव जो उसने तय किया है कि मेरी गेंद ये थी, उसको वर्बल एसोसिएट के द्वारा बताएगा कि मेरी गेंद ये नहीं है। फिर डिस्क्रिमिनेशन करने का गुण जो विकसित करेगा, उसके द्वारा तय करेगा कि उसकी गेंद कौन सी है। कंसेप्ट के अंतर्गत वो जान चुका है कि मेरी गेंद जो लाल है उस पर कुछ खास चिन्ह है। इस तरह से रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इस तरह से हो जाता है। अब इसी संदर्भ में बात करें तो आशुबल महोदय की बात आती है। आशुबल महोदय ने अधिगम के 4 प्रकार बताया है। अधिगम के 4 प्रकार बताया उन्होंने। आशुबल ने कहा कि अधिगम जो होता है RDRM के रूप में आप याद कर सकते हैं। RDRM माने रिसेप्शन लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग। रिसेप्शन लर्निंग का मतलब होता है अभिग्रहण सीखना या आत्मसात करना। इसको जो है कुछ बालक को दे दिया जाता है,
तो वो आत्मसात कर लेता है, उसको पूरी तरह से समझ करके अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये रिसेप्शन लर्निंग, आत्मसात लर्निंग, अभिग्रहण करना होता है। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब जो अन्वेषण अधिगम है, अन्वेषण अधिगम के अंतर्गत नया भ्रम प्रत्यय, नियम, विचार खोजना, अर्थपूर्ण भी हो सकता है या रटकर भी होता है। आशुबेल कहते हैं कि जो डिस्कवरी लर्निंग है उसके अंतर्गत नए प्रत्यय को सीखना ही मुख्य लक्ष्य होता है, और नया प्रत्यय नियम हो सकता है, विचार हो सकता है, और यह जो खोज है अर्थपूर्ण भी हो सकता है या रटकर भी हो सकता है। जैसे कहा गया कि भारत ... की दिल्ली है, तो अब उसमें ... की जगह बालक रटा हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली है बता दिया। या फिर वो कुछ और भी खोज सकता है, तो खोज की लर्निंग या अर्थपूर्ण भी हो सकती है, रटकर भी हो सकती है। उसके बाद रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा मार करके सीखना, जो रट कर सीखना है। रट कर सीखने का क्या मतलब है? आशय समझे बिना रट कर सीखना। जैसे आज तक आप देखिए तो आपको पूछा जाए तो 17 छक्का 102 कैसे होता है, आपने पढ़ा प्राइमरी में, जो बेसिक एजुकेशन के संदर्भ में आपने रटा था गोला बना करके, वो परिभाषाएं आपको अभी तक रटी हुई हैं, उसको भूले नहीं हैं, लेकिन उसका अर्थ आप नहीं समझते थे, अब भले समझ गए हैं। तो वो रोट लर्निंग है जिसमें आशय समझे बिना रट कर सीखना। आजकल जो आपके मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम में जो प्रोफेशनली चलाए जा रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चों के लिए, उसमें रोट लर्निंग को ही विशेष जोर दिया जाता है। 1 2 3 चैप्टर, थर्ड मंथ में एग्जाम, 6 मंथ, इस तरह से वो रोट लर्निंग भी होती है बच्चों के लिए। स्मृति के प्रशिक्षण के लिए रोट लर्निंग अच्छी होती है। आप जानते ही हैं कि जो प्राइमरी लेवल और प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर है, वो आप शिक्षण के जब स्तर देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे ये स्मृति स्तर का शिक्षण इसमें चलता है, और इसमें अवबोध स्तर होता है जो माध्यमिक होता है, और उच्च स्तर की जो शिक्षा होती है उसमें चिंतन स्तर होता है शिक्षण का। तो इस तरह से इसमें रोट लर्निंग प्राइमरी लेवल में महत्वपूर्ण है। अगली बात है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब होता है प्रत्यय के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। जब कोई विषय जो है वह सीखता है और जो उसने पहले सीखा है, पहले सीखी हुई बात से कुछ जो जानता है उसमें कुछ नया खोजता है, उसके मीनिंग का अर्थ निकालता है, तो मीनिंगफुल लर्निंग के अंतर्गत आता है। ये प्रत्यय के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ देने वाली बात आती है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात समझी। जो बातें आपको समझ में न आए आप कमेंट बॉक्स में आइए पूछ सकते हैं। अब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।